बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, उसका कोड है 9706, उसका अक्टूबर नवंबर 2018 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है उसको करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आपको प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। जब अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 से करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर वो आपसे पूछता है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2017 शोड द फॉलोइंग के एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है एक कंपनी का। उसकी पोजीशन आपको बता रहे हैं कि रिटेन्ड अर्निंग है, जनरल रिजर्व है और शेयर प्रीमियम दिया हुआ है। ये कंपनी अकाउंट्स के अंदर नॉर्मली जो भी इनकम होती है वो फिर रिटेन्ड अर्निंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर रिटेन्ड अर्निंग से अगर आप डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं तो डिविडेंड की पेमेंट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट करते हैं, डिविडेंड टेबल को क्रिएट करते हैं। और अगर पर्टिकुलर कुछ कामों के लिए आप स्पेसिफिकली पैसे को रखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर जर्नल रिज़र्व हम क्रिएट करते हैं और उसकी एंट्री पास करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करते हैं और जर्नल रिज़र्व जो है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये दोनों जो रिटेन्ड अर्निंग और जनरल रिजर्व है इसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व। ये रेवेन्यू रिजर्व कहलाते हैं और ये जो शेयर प्रीमियम है इसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। कैपिटल रिजर्व याद रखिएगा, ये कैपिटल रिजर्व है, इसकी नई नोयत कैपिटल रिजर्व की होती है। और नॉर्मली जब हम शेयर प्रीमियम क्या होता है, जब हम शेयर्स इशू करते हैं जो उसकी पार वैल्यू होती है उससे एक्सेस अमाउंट के ऊपर अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर $1 का शेयर है और $1.5 के ऊपर हम इशू कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो 0.50 जो सेंट्स हैं, डॉलर हैं, वो क्या होंगे, वो फिर प्रीमियम अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। उसको प्रीमियम कहते हैं। शेयर प्रीमियम की नेचर जो है कैपिटल रिजर्व की होती है और रिटेन्ड अर्निंग और जर्नल रिजर्व जो है तो ये रेवेन्यू रिजर्व होता है। इसको आप याद रखिएगा। During the year ended 31st December 2017, the business had made a profit for the year of $25,000 के ये 2017 का जो ईयर था उसमें बिजनेस ने $25,000 का प्रॉफिट कमाया and had transferred $10,000 to the general reserve और $10,000 इस $25,000 में से जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया। What was the total of revenue reserve on 1st January 2017? हम तो साल के एंड के अंदर ये फिगर्स दी हुई है ना, आपको वो पूछता है कि साल के शुरू में 1 जनवरी 2017 को जनरल रेवेन्यू रिजर्व का बैलेंस कितना था। तो देखिए बड़ा आसान है, ये जो इन दोनों को आप प्लस करें, ये दोनों रेवेन्यू रिजर्व कहलाते हैं। 136,000 प्लस 28,000, इनको प्लस कर लिया 164,000 बनेगा। इसमें से ये 25,000 का जो प्रॉफिट था ये बस आप माइनस करते हैं, क्योंकि देखिए 25,000 में से अगर 10,000 आपने जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करें तो यहाँ से निकल कर यहाँ आ गया। आप इन दोनों को प्लस करके इसमें से अगर $25,000 जो प्रॉफिट फॉर द ईयर था उसको माइनस कर दें तो $139,000 ये एक्चुअली आपका ओपनिंग बैलेंस था रेवेन्यू रिजर्व का। तो देखिए रेवेन्यू रिजर्व के अंदर जो चेंज आता है वो कहाँ से आता है, वो रेंज चेंज यही है कि प्रॉफिट आपका आएगा या फिर लॉस की वजह से ये फिगर कम हो जाएगी। तो हमारा प्रॉफिट था 25,000 का, इन दोनों को प्लस करें। दो कंसेप्ट एग्जाम जो चेक कर रहा है आपके, तो वो वुड लाइक टू सी कि आपको क्लैरिटी है कि रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, और सेकंड ये है कि आपको ये कंसेप्ट है कि रेवेन्यू रिजर्व के अंदर एडिशन प्रॉफिट की वजह से होता है। तो प्रॉफिट आप माइनस कर देंगे तो ओपनिंग बैलेंस पर आ जाएंगे जो 139,000 है। और ये चॉइस बी के अंदर उसने आपको दिया हुआ है, तो 16 की जो राइट चॉइस बनती है वो बी चॉइस बनती है। उसके बाद आप आगे आ जाएं। 17 में कहता है कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक कंपनी ने ये प्रोवाइड करी है इन्फॉर्मेशन आपको। ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ऑफ $0.5 ईच, 84,000 की अमाउंट है और रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है $50,000 की। देखिए $84,000 की अगर अमाउंट है और $0.5 का एक शेयर है, तो अगर मैं $0.5 से इसको डिवाइड करूं तो 168,000 ये शेयर्स आते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स।
नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 168,000 शेयर्स हैं। इसको अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो $0.5 एक शेयर की वैल्यू है, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही 84,000 आपका आ जाएगा। तो जब भी इस किस्म की सिचुएशन हो तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आप निकाल लें, ताकि आपको पता चले नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं आपके। अगर एग्जामिनर मांगता है, वो मांग भी रहा है नीचे, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस देन टेक प्लेस, नीचे दी हुई ट्रांजेक्शन जो है हुई हैं, वो क्या हुई हैं? द कंपनी मेक्स ए हायर राइट इशू ऑफ 1 न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 2 हेल्ड। राइट इशू का मकसद ये है कि शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए, और कंपनी को भी पैसे की ज़रूरत होती है, तो कंपनी राइट इशू करती है। नॉर्मली मार्केट के अंदर जो वैल्यू चल रही होती है, उससे कम वैल्यू के ऊपर कंपनी शेयर्स को इशू करती है, ताकि उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं उनको बेनिफिट हो। और नॉर्मली प्रीमियम मार्केट से कम होता है इसका, तो इस कंपनी के ने भी क्या करा है कि राइट इशू किया है 1 न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 2 हेल्ड। हर शेयर होल्डर जिसके पास 2 शेयर हैं, उसके बदले 1 शेयर कंपनी इशू करेगी और $1.30 के अंदर इसको इशू करेगी। इसका मकसद है $0.5 जो है वो शेयर की पार वैल्यू है, 1.3 के अंदर इशू कर रही है। 1.3 में से माइनस कर दें आप 0.5 को, तो $0.8 जो है ये प्रीमियम है। मार्केट के अंदर डेफिनेटली इसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मार्केट के अंदर ये और ज़्यादा का बिक रहा होगा। तो $0.8 प्रीमियम है और $0.5 जो है वो पार वैल्यू है। ये इसका फ़र्क है। और ये हर एक शेयर इशू किया 2 के बदले, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स देखे मैंने इसीलिए निकाले थे। नंबर ऑफ़ शेयर्स 168,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। इसको डिवाइड कर दें 2 से, क्योंकि हर 2 के बदले, और मल्टीप्लाई करें 1 से। हर 2 के बदले 1 शेयर इशू हो रहा है, तो इसको जब मैंने 2 से डिवाइड करूँगा तो डेफिनेटली 84,000 फिर आ गया। यही 84,000 जो शेयर्स हैं ये एक्चुअली आपने इशू करे, और 84,000 शेयर्स जब आपने इशू करे तो वो कैसे इशू करे आपने? 84,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये इसकी पार वैल्यू है, तो 42,000 ये हो गए, और 84,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 जो प्रीमियम है, तो 67,200 ये प्रीमियम है आपका। तो ये ट्रांजैक्शन हुई, और 84,000 आपने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू करे, 84,000 ये, और आपके पास पहले कितने शेयर पड़े हुए थे? 168,000 शेयर्स आपके पास पहले थे, तो 168,000 और प्लस 84,000 शेयर्स आपने ये राइट इशू में इशू करे, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए? 252,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास आ गए कि इस कंपनी के पास टोटल जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो 252,000 हैं। आगे देखते हैं, बोनस इशू ऑफ 2 न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 3 हेल्ड वाज 10 मैट। बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू का मकसद है कि इसमें पैसे हमारे पास नहीं आते, राइट इशू के अंदर तो पैसे आते हैं, कि अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो ये कंपनी के पास पैसा आया होगा 42,000 और प्लस 67,200, तो कंपनी ने 109,200 जो है वो पैसा उसके पास आया, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करें तो 109,200 ये पैसा आया तो बैंक डेबिट हो जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो। अब बोनस इशू जो है वो ऐसा नहीं होता, इसमें पैसा नहीं आता, ये कंपनी को एक तरीके से डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड कैश में नहीं देते, बल्कि डिविडेंड फिर हम शेयर्स के थ्रू दे देते हैं। और बोनस इशू का मकसद है शेयर्स दे रहे हैं हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, बोनस इशू। तो ये जो शेयर्स हम इशू कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, बोनस इशू, इसमें पैसा नहीं आता, और इसकी एंट्री जब पास करते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग को, या अगर कोई कैपिटल रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ है, जैसे हमारे पास कैपिटल रिजर्व कितना है, हमारे पास जो कैपिटल रिजर्व है, मैं ऊपर आपको समझा के आ रहा हूँ कि जो शेयर प्रीमियम है वो क्या होता है। ये जो 67,200 है ये एक्चुअली शेयर प्रीमियम की अकाउंट है।
तो जब बोनस इशू हम करते हैं, बोनस शेयर्स इशू करते हैं, तो उसके अंदर बोनस इशू के अंदर ये होता है कि हम शेयर प्रीमियम को पहले इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल रिज़र्व को हम बोनस इशू के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो बच जाएगा वो फिर हम रिटेन अर्निंग से ले लेते हैं। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। द एग्जामिनर वुड लाइक टू सी कि आपको पता है कि जब बोनस इशू होता है, इसीलिए उसने देखें पहली एंट्री राइट इशू की करवाई आपसे, उसमें उसने प्रीमियम क्रिएट करवाया आपसे। आपका कंसेप्ट क्लियर है कि आपको पता है प्रीमियम क्या होता है। तो उसके बाद सेकंड के अंदर फिर वो बोनस इशू कर रहा है, और बोनस इशू के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हम निकाल लेते हैं, फिर शेयर प्रीमियम जो हमारे पास है उसको इस्तेमाल करेंगे, और जो बाकी बचेगा वो रिटेन अर्निंग से ले लेंगे। देखते हैं बोनस इशू कितना हो रहा है। बोनस इशू के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, 252,000 हमारे पास शेयर्स हैं, और कहता है कि हर 2 न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 3, तो 3 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड 2 से करें, क्योंकि हर 3 के बदले 2 शेयर्स जो है वो इशू कर रही है कंपनी। तो 252,000 को मल्टीप्लाइड किया आपने 2 से एंड डिवाइड किया 3 से, तो यू गेट 168,000। 168,000 आप शेयर्स इशू कर रहे हैं बोनस इशू में, और 168,000 जो शेयर्स आप इशू करेंगे वो फिर पार वैल्यू से करेंगे। याद रखिएगा, अगर वो आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो नॉर्मली पार वैल्यू से करते हैं, और इसकी पार वैल्यू 0.5 है, तो मल्टीप्लाइड बाई $0.5 का एक शेयर है। आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो 84,000 आपके पास आ गया। यानी 84,000 का आप बोनस इशू कर रहे हैं। बोनस इशू का मकसद है शेयर्स दे रहे हैं डिविडेंड की फॉर्म के अंदर, डिविडेंड एक तरीके से शेयर्स की फॉर्म के अंदर आप दे रहे हैं। तो 84,000 का बोनस इशू है, और बोनस इशू जब करेंगे तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, मैंने आपको बताया है कि पहले शेयर प्रीमियम अकाउंट को इस्तेमाल कर लें। शेयर प्रीमियम कितना है आपके पास, 67,200 हमने निकाला, तो हम शेयर प्रीमियम को डेबिट करेंगे 67,200 से, और फिर रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे, और बोनस इशू को क्रेडिट कर देंगे। तो देखें बोनस इशू 84,000 का है, ये 84,000 से क्रेडिट होगा, 84,000 में से माइनस कर दें 67,200, तो 16,800 जो आप इस्तेमाल करेंगे वो रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे। तो शेयर प्रीमियम जो आपने निकाला था ऊपर उसको डेबिट करते हैं, रिटेन अर्निंग को डेबिट करें बैलेंसिंग फिगर से, और बोनस इशू जो आपने कैलकुलेट करके निकाला 84,000 का बोनस इशू आप कर रहे हैं, उसमें से शेयर प्रीमियम यूज़ करेंगे $67,200 का, और बाकी रिटेन अर्निंग को यूज़ करेंगे। रिटेन अर्निंग टोटल कितनी थी आपके पास, 50,000 की रिटेन अर्निंग आपके पास थी। इस 50,000 की रिटेन अर्निंग में से आपने रिटेन अर्निंग कितनी इस्तेमाल कर ली, 16,800 की रिटेन अर्निंग आपने डेबिट कर दी। तो उसको आप माइनस कर दें, 50,000 की रिटेन अर्निंग थी, इसमें से 16,800 इस्तेमाल करी, तो रिटेन अर्निंग कितनी बची है आपके पास, $33,200। ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस है जो बचेगी। पूछ भी वो आपसे यही रहा है, कहते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल बैलेंस ऑफ द रिटेन अर्निंग आफ्टर दीज ट्रांजेक्शंस, के इन ट्रांजेक्शंस के बाद में ये बताइए कि रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना होगा। तो आपने निकाला रिटेन अर्निंग का बैलेंस $33,200 है। ये $33,200 सी चॉइस के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मकसद है सी चॉइस जो है फिर हमारी राइट चॉइस है। इट्स अ वेरी लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा आपके कंसेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम। कंसेप्ट्स मैंने आपको बड़े आराम से एक्सप्लेन करे कि पहला कंसेप्ट राइट इशू का है कि राइट इशू जब आप कर रहे होंगे तो पहले तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स करके राइट इशू के अंदर वो कहता है कि हर एक शेयर इशू होगा, हर 2 के बदले तो 2 से डिवाइड कर लें। नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स में आप वो 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी, एक पार वैल्यू आपकी और एक प्रीमियम। $1.30 के ऊपर इशू किया है और $0.5 एक शेयर की वैल्यू है, उसे माइनस करके आपने प्रीमियम निकाल लिया। प्रीमियम आपके पास $67,200 आ गया।
जब ये आ गया तो बोनस इशू पे आते हैं। बोनस इशू आपने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास टोटल आ गए। तो पुराने शेयर्स जो आपके पास पड़े हुए थे प्लस राइट इशू के जो शेयर थे उसको आपने प्लस कर लिया, प्लस करके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकाल लिए तो 252,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। बोनस इशू वो कर रहा है हर 2 शेयर्स देगा हर 3 के बदले। 3 से डिवाइड किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। पार वैल्यू पे इशू होता है जो आपका बोनस इशू होता है, तो उसको आपने 0.5 से मल्टीप्लाई करके बोनस इशू में जो शेयर्स आप इशू कर रहे हैं और उसकी आपने अमाउंट निकाल ली। उस अमाउंट को आप जब करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो पहले शेयर प्रीमियम को आपने यूज़ किया और बाकी जो बैलेंस बचा उसमें से वो फिर रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दिया। रिटेन अर्निंग का बैलेंस दिया हुआ था आपको, उसमें से जो बैलेंस यूज़ हुआ है वो माइनस कर दिया, तो आप एंडिंग रिटेन अर्निंग के फिगर पर पहुंच गए जो वो आपसे पूछ रहा था। ये इसकी स्टोरी थी। हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द फाइनेंशियल डेटा रिलेट्स टू 2 बिजनेसेस। 2 बिजनेसेस हैं, उनका डेटा वो आपको दे रहा है एक्स और वाई। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का मकसद है कि कितने दिन लगते हैं कस्टमर से पैसा रिसीव करने में। तो देखें एक्स का बिजनेस जो है वो 90 डेज़ के अंदर कस्टमर उसको पैसा देते हैं, जबकि वाई जो है उसका 40 डेज़ के अंदर पैसा कस्टमर से आ जाता है। तो इट्स गुड, आई थिंक वाई की जो पोजीशन है वो बेहतर है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कि 40 डेज़ में पैसा उसके पास आता है। ट्रेड पेबल टर्नओवर का मकसद है आप अपने सप्लायर को पेमेंट कितने दिन में कर रहे हैं। तो एक्स का हाल ये है कि वो 50 डेज़ में पेमेंट करता है और वाई जो है वो 70 डेज़ में पेमेंट करता है। तो वाई यहाँ पर भी बेहतर है क्योंकि जितनी देर से आप पेमेंट करेंगे इतना उस फंड को आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना आप डिले करेंगे इतना आपका फ़ायदा है। तो अगर हम वाई को देखें तो वाई का जो क्रेडिट कंट्रोल है, क्रेडिट पे कंट्रोल इसका अच्छा है। चाहे वो डेटर है, डेटर माने जिससे पैसा लेना है तो वो भी सही टाइम के ऊपर पैसा जल्दी वक्त में ले रहा है वाई एक्स के मुकाबले में, और पैसा जो देना है वो भी डिले करके दे रहा है एक्स के मुकाबले में। तो क्रेडिट कंट्रोल जो इसका डिपार्टमेंट है, जो सेक्शन है, वो अच्छा काम कर रहा है। लिक्विड एसिड टेस्ट रेशो जो है वो क्या बताती है कि आपके पास लिक्विड एसिड्स कितने अवेलेबल हैं करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए। तो अगर हम एक्स को देखें तो इसके पास तो बहुत अच्छी पोजीशन है कि $3 अवेलेबल है 3 to 1। तो 3 to 1 का मकसद हुआ कि $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए $3 इसके पास अवेलेबल है। नॉर्मली 1 to 1 का रेशो होता है। तो इतने लिक्विड एसिड्स का मकसद ये है कि अच्छी पोजीशन नहीं है क्योंकि लिक्विड एसिड्स किसी और जगह इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। तो 1 to 1 जो है इसकी रेशो अच्छी है। वाई यहाँ पर भी बेहतर है कि 1 to 1 ये स्टैंडर्ड रेशो होती है कि $1 लाइबिलिटी पे करने के लिए यू मस्ट हैव और अदर शुड हैव $1 एसिड, करंट एसिड, लिक्विड एसिड्स। करंट रेशो क्या होती है? करंट एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। इसके अंदर नॉर्मली इन्वेंट्री की फिगर भी शामिल करते हैं जो हम लिक्विड जब एसिड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें से माइनस कर देते हैं। और इसका जो नॉर्मल जो पोजीशन है वो 1 to 1 2 to 1 होता है कि $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव $2। यहाँ पर वाई की पोजीशन ख़राब है क्योंकि एक्स के पास कम है, इसका ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर एक्स की पोजीशन फिर भी सही है। वाई यहाँ पर बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है कि उसके पास $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए $6.2। तो ये भी इसका मकसद है यूटिलाइजेशन एसेट्स की ज़्यादा अच्छी नहीं है। इतने डॉलर्स को बिजनेस में रखना ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं होती कि आप इसको यूज़ करें किसी और प्रोजेक्ट के अंदर। तो 1 to 2 2 to 1 का रेशो बेहतर होता है। एनी हाउ ये इसकी पोजीशन की पूछता क्या है, विच स्टेटमेंट अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द 2 बिजनेसेस परफॉर्मेंस इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनके बारे में? एक्स हैज़ बेटर क्रेडिट कंट्रोल। एक्स का तो क्रेडिट कंट्रोल बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी हम देख कर आ रहे हैं कि उससे पैसा भी देर से मिल रहा है, वो पेमेंट भी जल्दी कर रहा है। एक्स हैज़ हायर प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी एक्स की अच्छी है? बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसकी क्रेडिट कंट्रोल ही बेहतर नहीं है, पैसा भी लेट आ रहा है, पेमेंट भी जल्दी कर रहा है। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रोबेबली इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होगी। वाई इसी कहता है कि वाई हैज़ बेटर क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम। ये बिल्कुल सही बात है कि वाई का क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम अच्छा है। रिसीवेबल टर्नओवर इसका बेहतर है और ट्रेड पेएबल भी इसका बेहतर है। वाई हैज़ हायर प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हम कमेंट्स नॉर्मली, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी के रेशो कुछ और होती है,
वो दी हुई भी नहीं है इसमें। ये तो हम एजम्पशन कर रहे हैं कि क्रेडिट कंट्रोल अच्छा नहीं है तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर नहीं होगी, लेकिन अभी क्योंकि पोजीशंस आपको पता नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिट रेशो अगर हमें दी होगी तो हम और अच्छा कमेंट्स कर सकते थे। इन चारों के अंदर जो सबसे राइट जो आपकी चॉइस है वो सी चॉइस बनती है, जिसके अंदर वाई हैज़ बेटर क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम, के वाई का क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम जो है वो बेहतर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आते हैं, कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फॉलोइंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको दे रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रहा है, 200,000 ऑर्डिनरी शेयर्स $1 ईच, तो 200,000 जो है वो अमाउंट भी उसका वही है, रिटेन अर्निंग दिया हुआ है और डेबिचर्स दिया हुआ है। कहता है व्हाट इज़ द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताएं क्या होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का तरीका ये होता है कि जो आपका जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है, शेयर होल्डर्स इक्विटी दो चीज़ें हैं, उसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, डिबेंचर्स जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, तो उसको प्लस करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। हमारे वाले सवाल में 200,000, 191,982 और 150,000 इनको प्लस कर लिया तो 541,982 ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और प्रॉफिट कौन सा लेंगे, याद रखिएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लीजिएगा, ये दो प्रॉफिट आपको दे रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से पहले का जो प्रॉफिट है ये ऑपरेशनल प्रॉफिट कहलाता है कि आपको ऑपरेशन से प्रॉफिट कितना हुआ। तो कभी भी अगर आपको रेशो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना हो तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, या अगर दिया हुआ हो तो ऑपरेशनल प्रॉफिट लीजिएगा। तो 125,378 को डिवाइड कर दें, कैपिटल एम्प्लॉयड 541,982 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो लेट्स सी क्या आता है, 125,378 divided by 541,982 multiplied by 100, you get 23.13%. 23.13% जो है वो बी चॉइस के अंदर आपको दिया हुआ है। तो जो 19 है उसकी राइट चॉइस फिर आपकी बी बनती है। ये भी हो गया। 20 में आते हैं, कंपनीज इनकम स्टेटमेंट शोज द फॉलोइंग। कंपनी की इनकम स्टेटमेंट ये है, रेवेन्यू आपको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नॉर्मली बेवरेजेस कंपनी आपने देखी होंगी, उनके ट्रक्स भी आपने देखे होंगे, वो बोटल्स वगैरह उतार रही होती हैं, यूनिलीवर की गाड़ियाँ हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स उतार रही होती हैं। तो ये सब जो होलसेल से लेके या कंपनी से लेके रिटेलर्स तक जो माल जाता है ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है आपकी। और ये ऑपरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है ये ऑपरेशन को चलाने के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और ये फाइनेंस चार्जेस जो दिए हुए हैं ये ऑपरेशनल नहीं है, ये तो आपने जो लोन लिया है उसको प्लस करेंगे उठा के, तो आपके जो ऑपरेशनल जो खर्चे हैं वो कितने हो गए हैं, वो इन दो को मिलाएंगे तो 54,000 प्लस 47,000, ये दो आपके ये बन गए, ये ऑपरेशनल खर्चे हैं आपके। और ये जो फाइनेंस कॉस्ट है ये अलग से है, ये ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ये तो फिर आपने फाइनेंस जो लिया हुआ है फाइनेंशियल कॉस्ट कहलाती है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपके दो हैं इसके अंदर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। इन दोनों को प्लस कर लें। मांगता क्या है, व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशो, कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशो। तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अक्सर बच्चे गलती करेंगे तो फाइनेंस चार्जेस को भी ले लेंगे इसके अंदर, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, फाइनेंशियल कॉस्ट आपकी कहलाती है जो आपने लोन वगैरह लिए हुए, तो इसको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस से हटा के शो करते हैं। तो यहाँ आप क्या करें, 54,000 को और 47,000 को आप प्लस कर लें, ये आपका आएगा 101,000। और रेवेन्यू आपका 460,000 है, तो 460,000 को से इसको डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाइड कर दें 100 से। What you get, 21.96%। 21.96% ए चॉइस के अंदर आपको दिया हुआ है।
तो आपकी ए चॉइस जो है एक राइट चॉइस होती है। वो ट्रिकी पॉइंट यही था कि अक्सर बच्चे फाइनेंस कॉस्ट को भी शामिल कर लेते हैं इसके अंदर, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल नहीं करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपने देखा कि 20 पे हम इस लेक्चर को रोकते हैं। जो कुछ मैंने कराया है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।